Good morning, students. In our previous video, as you all can see here, we were talking about judiciary. Till yet we have discussed how many types of courts are there in our country. So we have seen that the supreme authority in India in our judiciary goes to our Supreme Court. Next in hierarchy, High Court, that is one found in the state, and they handle all the matters of that particular states. After High Court, District Court is there, then subordinate courts या हम local courts भी उनको बोलते हैं, lower courts भी हम उनको बोलते हैं. We have also seen that और we have also studied about what judiciary is. Judiciary होती क्या है, क्या ज़रूरत है हमें उसकी, कितने पार्ट्स में है, इंडिया में कब से शुरू हुआ, and finally we were discussing about Supreme Court. So today in this video we will be discussing about सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किस चीज के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या आता है, यहाँ हम बात करेंगे ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या आता है सुप्रीम कोर्ट के. हम देखते हैं 5 थिंग्स मेनली कम्स इनटू द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ओरिजिनल केसेस की. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल चीजें जिनके बारे में बात होती है वो क्या है. द मेन पर्पस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है, इज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट. सेंटर और किसी स्टेट के बीच में या किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में जो मैटर है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सॉल्व कर सकता है, और किसी भी हाई कोर्ट में या कोई और अथॉरिटी जो है वो उसको सॉल्व नहीं करती है, या पावर ही नहीं है किसी और के पास इसको सॉल्व करने की. सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्यूरिडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का वो है एपीलेटेड. ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, हियर ट्राइज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एराज. हाई कोर्ट से जितनी भी अपील होके आती हैं फर्दर सुप्रीम कोर्ट को, ये उस क्राइटेरिया में आते हैं, वो सारे भी यही करता है. थर्डली, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइजरी ड्यूटीज भी फुलफिल करता है. थोड़ी एडवाइजरीज ड्यूटी में क्या क्या आता है, एडवाइजरीज ड्यूटी में एडवाइजेस देता है प्रेसिडेंट को ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ. वो सारे मैटर्स जिन पर प्रेसिडेंट डिसीजन लेते हैं और वो सारे मैटर्स रिलेटेड होते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस से या लॉ से, उन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी एडवाइस पर जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब काम करते हैं. फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आती है वो है रिट्स रिलेटेड. रिट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो अभी आप ये जान लो रिट्स जो होते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑफ हबिस्कस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, बहुत सारी रिट्स हैं जो कि इंडिविजुअल राइट्स को और राइट ऑफ द स्टेट या फंडामेंटल राइट के हनन में काम करती हैं. उनसे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट लेता है. 5th नंबर पे हम बात करते हैं स्पेशल पावर्स विच आर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट. देखो
सुप्रीम कोर्ट कैन ग्रांट स्पेशल लीव टू एन अपील from any judgment or matter passed by any court in the territory of India, है ना। ये सबसे स्पेशल पावर है जो कि किसको दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में इन चीज़ों को ऐड किया है। तो ऑल ओवर जब हम बात करते हैं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इन पांचों, जो आपको यहाँ पर ये 5 चीज़ दिखाई दे रही हैं, इन पांचों के तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इन पांचों के तहत काम करता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। वो सारे केसेस जो कि बने ही डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन में जाने के लिए हैं, वो सब ये इसकी कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब ये क्या है, दो यूनियन और स्टेट के बीच में, किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, स्टेट टू स्टेट बहुत सारी जो मैटर्स हैं वो कई बार वाटर इश्यूज आ जाते हैं, टेरिटोरियल इश्यूज आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। या हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जो है दे सुप्रीम कोर्ट फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई विद दैट पर्टिकुलर केस, है ना। तो वो सारे जो हैं वो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में हमारी सुप्रीम कोर्ट के आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपीलिएट जुरिडिक्शन। अपीलिएट जुरिडिक्शन क्या है, देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कहीं कोई सुनवाई है ही नहीं हमारे, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट अपील का सोर्स है। अ पर्सन कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। हाउएवर, ये नहीं है कोई भी उठा के चल देगा और हाई कोर्ट के अगेंस्ट में चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन क्या है, यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि हाई कोर्ट मस्ट सर्टिफाई दैट द केस इज फिट फॉर द अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर कोई पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्यों भैया, लोअर कोर्ट पे हमको भरोसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हमको भरोसा नहीं है ना, बहुत सारे अनडिनाइंग रीजंस जो हैं वो लेके लोग सामने आ जाएंगे। इन एडिशन टू दिस बहुत सारे हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस हैं। अगर लोअर केस किसी भी क्रिमिनल केस में हमारा जो लोअर कोर्ट है वो क्या करता है, डेथ अपील कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है ना, डेथ सेंटेंस अ पर्सन टू डेथ, तो क्या होगा, दे कैन मेक अ अपील टू हाई कोर्ट और डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट, वहाँ वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैड द पावर टू डिसाइड वेदर द एडमिट अपील जो करी है, उसने जो अपील की है वो हाई कोर्ट में ही सॉल्व करी जा सकती है या मैटर की सीरियसनेस देखते हुए वो एक्सेप्ट कर लेगा। कैसे, लेट्स से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने अपील की, आई एम नॉट सेटिस्फाइड with the decision taken by the particular judge and the matter is very serious, it's about somebody's life and death. So what I will do, मैं उसकी डिसीजन के अगेंस्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट अपील कर दूंगी कि भैया डेथ इज बीइंग सेंटेंस्ड एंड वी थिंक दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट पहले उस फाइल को एनालाइज करेगा, जो फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से के थ्रू आएगी उसके पास, उसको पढ़ने के बाद वो एनालाइज करेगा कि भाई ये केस जो है वो इतने हायर प्रिविलेज्ड नहीं है कि हाई कोर्ट इसके बारे में डिसीजन ही नहीं ले सकता है ना, तो वो उसको हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतने केसेस जो हैं वो पेंडिंग चलते रहते हैं। तो अब इफ कोर्ट थिंक्स इट द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट द लोअर कोर्ट अंडरस्टूड, कभी अपने पास कब रखेगा, जब उसको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रेमेडीज इस पर्टिकुलर चीज के लिए हैं
वो नहीं समझ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है और इस बंदे के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको अपने पास ले लेगा, उसकी रूलिंग को चेंज भी करेगा, फर्दर प्रोसीड करेगा, है ना। ऐसे ही हाई कोर्ट टू हैव appellate jurisdiction over the decisions given by the court below them, है ना, हम उनके पास भी जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन पर। देखो एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या बोलता है, वी सी दैट इन एडिशन to the original and applied jurisdiction, the Supreme Court of India, it possesses advisory jurisdiction also. Advisory jurisdiction का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ सरकार या प्रेसिडेंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी एडवाइस में काम करेंगे। This means that the President of India can refer any matter that is of public importance to the सुप्रीम कोर्ट या विच इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू सुप्रीम कोर्ट। दोनों में से किसी भी मैटर में जब दिखेगा राष्ट्रपति तो उसको वो सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस ऑन सच मैटर्स। अब जरूरी नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है कि अगर एडवाइजरी डिसीजंस या सजेशंस मांगे हैं तो वो उनको दे ही दे, है ना। इसी के साथ साथ द प्रेसिडेंट इज नॉट ऑल्सो बाउंड टू एक्सेप्ट सच एन एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एडवाइस देने के लिए बेंड नहीं है और ऐसे ही हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो भी बैंड नहीं है कि जो डिसीजन या सजेशन उन्होंने दिया वो माने, जरूरी नहीं है। अब क्यों फिर इसको क्यों लगाया? When there is a utility of the advisory powers of the Supreme Court, what is that the utility? क्यों कहा गया है ऐसा? देखो दो फोल्ड है यहाँ पर, हमें दो रीजंस, दो फोल्ड्स, दो कारण नजर आते हैं। फर्स्ट प्लेस पे देखो, इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सीक लीगल ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ इंपॉर्टेंस बिफोर टेकिंग देयर एनी एक्शन। गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉ बनाया, कुछ भी और कोई भी चीज लागू कर रही है, उससे पहले उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रॉबैक्स क्या होंगे, क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वो फॉरगो करके तो आगे नहीं चल रहे हैं, ये चीज जो है वो क्लियर हो जाती है उसमें आगे बढ़ने से पहले। इससे क्या फायदा होता है हमें? दिस में प्रिवेंट अननेसेसरी लिटिगेशंस लेटर। बाद में किसी तरह की कोई लिटिगेशन ना हो, पहले ही उस चीज को वो सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडली क्या होता है? सेकेंडली in the lights of the advice of the Supreme Court, हमारी जो गवर्नमेंट है they can refer suitable changes in its action or legislation। जो भी वो अगर कोई लिटिगेशन नहीं आ रहा है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट बता ही देगा उनको। और अगर कहीं ऐसा दिखता है उनको कि किसी पॉइंट को, किसी मैटर को चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज भी कर देते हैं, है ना, पहले ही वो चीज चेंज हो जाएगी। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय इट। आर्टिकल 144 भी इसके बारे में बात करता है। वो बोलता है ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो भी इसी चीज को बोलता है ना। तो ये इसीलिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं रिट जुरिडिक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एक्ट। हम पढ़ चुके हैं ना, राइट्स वाला चैप्टर, उसमें पढ़ा था हमने इनके बारे में, सारी रिट्स के बारे में हमने पढ़ा था उसमें। क्या कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल जो वोलेट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में सीधा वो सुप्रीम कोर्ट में प्ली कर सकता है कि भैया मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनका हनन किया जा रहा है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन इसके ऊपर लेगा, है ना। ऐसी बहुत सारी रिट्स हैं जिनके तहत डिसीजन लिए जाते हैं। अब थ्रू सच रिट्स द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर टू द एग्जीक्यूटिव टू एक्ट
or tell him to go through all these things properly, है ना। वो उसको इनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट जो है वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो भी है या कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन है जो कोई भी रिलेटेड है उससे, ग्रुप और एन इंडिविजुअल, उसको ऑर्डर देगा कि भाई आप इन सारी जो चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को ठीक कीजिए। किसी भी सूरत में फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होगा किसी भी सिटीजन के। इससे ये सारी जो बातें हैं वो सभी हमें क्लियर होती है। ये तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन क्या है इन सब के बारे में। सो दिस इज हाउ यू सी कि कहाँ कहाँ हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, वो है जुडिशरी एक्टिविज्म। जुडिशरी एक्टिविज्म जो टर्म है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि बहुत सारे केसेस तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कोर्ट के पास, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती हैं कोर्ट के पास। लेकिन हमको क्या करना है उसमें, हमको उसमें ये बताना है या एक्ट करना है, ऐसे आईज ओपन रखनी है जुडिशरी वालों को अपनी, कि कहाँ उनको लगता है किसके साथ क्या गलत हो रहा है और कहाँ पर उनके इंटरफेरेंस की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पड़ रही है ना। और उन्हें कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और इन सब चीज़ के लिए उनको अब इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ेगा। अब assertion of judiciary and its power is referred to as judicial activism. It also defined as an overactive judiciary, कि जो नॉर्मल केसेस आ रहे हैं वो ही नहीं, कंट्री में और क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमारे जुडिशरी को एक्टिव रहना चाहिए। कैसे? Few landmark cases that highlight judicial activism are केशवानंद भारती केस, ये था वर्सेस केसला, मनवेरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था एक, इंडिया ऑफ गॉडलेस राजनारायण एंड एसपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्सेट। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे रही हूँ। इन केसेस में क्या है, हमको जुडिशरी एक्टिविज्म जो है वो देखने को मिलता है। हम एग्जाम्पल्स के थ्रू करेंगे तो जल्दी समझेंगे। द एक्टिव रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी, particularly that of Supreme Court, had been appreciated both within and outside India, दोनों ही जगह, कि भाई जो केस आपके उसमें नहीं आया है लेकिन आप देखते हैं कि सोसाइटी में गलत हो रहा है और आप उसको एक्शन लेते हैं, उसमें अपना गवर्नमेंट को बोलते हैं कि इसके बारे में क्या है क्या नहीं, उस चीज़ को बताइए, जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। The independence ensured through the constitutional provision in favor of judiciary and subsequently strengthened by the judicial interpretation has definitely contributed to the present status of Indian judiciary. हमारी प्रेजेंट में जो जुडिशरी है उसके इमेज को बनाने में इन सारे केसेस का बहुत हाथ है। लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जहाँ भी इंडियन जुडिशरी सर्विसेज को या सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि देर आर सर्टन थिंग्स कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, तो वहाँ पर जो है अपना एक्टिव रोल हमारी जुडिशरी जो है वो पे करेगी। ये हमारे लोगों को पता चल गया है। अब कैसे होता है ये PIL के थ्रू होता है। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस नोन एज PIL, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम PIL बोलते हैं। ये क्या होती है? PIL मेड जुडिशियल एक्टिविज्म पॉसिबल इन इंडिया बिफोर द कोर्ट एक्सेप्ट अ मैटर फॉर एजुकेशन, है ना, तो उससे क्या होता है, इट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द पर्सन
who approaches it has sufficient interest in the matter. जैसे मजदूरों को लेके बहुत बार केसेस आते हैं, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है कि भाई जो लोग ये सारी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सामने ला रहे हैं, वो वाकई में इनसे कंसर्न रखते हैं. एंड द टेस्ट इज वेदर द पिटिशनर हैड is active to make stand over the action. This is intended to avoid unnecessary litigation. आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए किया जाता है कि भाई आज तो लिटिगेशन डाल दिया, आगे सोचेगा भैया मैं परेशान हो गया, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. तो जनरली ये PIL जो है ये किसके थ्रू डाली जाती है? सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट हमारे ऐसे हैं जो इनके ऊपर काम करते हैं. सो द लीगल डॉक्टर राइट दैट नो वन except the affected person can approach a court for a legal remedy was holding the field both in respect of private and public law until it was overthrown by the PIL. अच्छा, क्यों ज़रूरी हो गया ये? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि परेशान हैं, कुछ करना चाहते हैं, प्रॉब्लम से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इतनी औकात नहीं है बेचारों की, नहीं जा सकते, पैसा नहीं दे सकते, पावर में नहीं है ना, पावरफुल लोग दबा देते हैं उनको. उन लोगों के लिए जो है ये केसेस लड़ते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, NGOs हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लोग लड़ते हैं. PIL क्या है? which is manifestation of judicial activism has introduced a new dimension to judiciary's involvement in public administration. अब direct involvement हो गया है इससे. The issue of locus stand and the procedure complexities have taken a backseat in the causes brought before the court through PIL. तो आसानी भी होती है. In the beginning क्या होता है? PIL was confined only to improving the lot of disadvantaged sections of the society who by the reason of their poverty, ignorance, they were unstable to seek justice. And therefore any member of the society was permitted to file a case for appropriate decision and directions. भाई हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जैसे और लोग तो हैं, वो कर सकते हैं, तो वो कर दें, है ना. इसीलिए इसकी जो बिगनिंग है ये इसीलिए हुई थी. अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से क्या हुआ है? इसका पॉलिटिकल सिस्टम पे भी जो है वो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है. देखो, because it has democratized the judicial system by giving not just to individual but also group access to the court. ना, इससे क्या हुआ? एक जना ही नहीं जा सकता ना, एक जने की प्रॉब्लम नहीं है ना, पूरे ग्रुप की प्रॉब्लम है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल ही उनके लिए लड़ना चाह रहा है. अब इससे क्या हो गया? जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं है वो इस तरह की चीज़ें लाके इलेक्ट्रोल सिस्टम जो है वो भी ज़्यादा फ्री एंड फेयर हो गया कि भाई ये तो वैसे भी हमारी मदद कर रहे हैं. जब कोर्ट है वो देखे नास कैंडिडेट्स कंटेक्ट्स दोज हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू फाइल affidavits including their assets and income along with the educational qualification so that the people could elect their representative based on the accurate knowledge. ये भी लोग मांगने लगे कि भैया ये जो खड़ा हो रहा है क्या है, सही है नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. मतलब लोगों में हम देखें क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा आ गई है. अच्छा, इसके साथ साथ देखो हम पॉजिटिव साइड्स पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, नेगेटिव साइड भी है PILs की. क्या है? बहुत प्रोएक्टिव जुडिशरी हो गई है ना. इन फर्स्ट प्लेस इट हैज ओवरबर्डन्ड द कोर्ट्स, है ना. कोई भी आ जाता है PIL लेके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है भैया, मना भी नहीं कर सकते. बहुत सारी ऐसी भी तो आती है जिनका कोई सिर पैर नहीं होता. अब जो कोर्ट क्या है उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, उसको एग्जीक्यूटिव्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है इन सब चीज़ों में, है ना. तो जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं. अब जुडिशियल एक्टिविज्म जबकि जब हम बात करते हैं तो चीफ इंस्ट्रूमेंट जो है थ्रू विच हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म फ्लरिश हुआ है इंडिया में, वो क्या है? PIL ऐसे ही
CAL भी है, CAL है सोशल एक्शन लिटिगेशंस। अब क्या है ये SEL क्या है? हाउ एंड व्हेन दे इमर्ज, कब आई? एंड इफ एनी पर्सन इज पर्सनली एग्रीव्ड तो इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू रीच द कोर्ट, तो PIL और SIL के थ्रू वो कोर्ट में पहुंच सकता है। दिस कंसेप्ट अंडरवेंट अ चेंज इन 1979। 1979 में कोर्ट ने सेट किया एक ट्रेंड कि दूसरा भी आपके बिहाफ पे जो लिटिगेशंस जो है वो डाल सकता है। इससे ज़्यादा क्लियरनेस निकल के जो है वो सामने आती है हमारे जुडिशियल सिस्टम की। तो हम क्या देखते हैं कि PIL और SAL इनके थ्रू वो deprived section of the society they also started demanding for justice, और ये बहुत चीज़ों के लिए आने लगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक रिड्यूसिंग एयर एंड साउंड पोल्यूशन के लिए भी, पोल्यूशन करने के लिए, करप्शन हटाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म जो है इट इज़ नॉट वर्किंग एग्जैक्टली, इन सब चीज़ों के लिए PIL और जो है वो खड़ी होती चली गई। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं इनके और बहुत सारे इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इट मे बी क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स वी कैन से। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे जुडिशरी और राइट्स, इन दोनों के रिलेशंस क्या है, कैसे दोनों जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं टू स्टैंड, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट जुडिशरी इज entrusted with protecting the right of the individuals, है ना, यही काम है ना बेसिकली तो जुडिशरी का। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स टू वेज बाय विच सुप्रीम कोर्ट कैन प्रपोज रेमेडी फॉर द वोलेशन ऑफ राइट्स। कैसे? पहला तो है इट कैन रीस्टोर फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग रिट ऑफ हबिस्कस कॉर्पोरस, मैंडेमस, आर्टिकल 32, है ना। हाई कोर्ट ऑल्सो हैव द पावर टू इशू सच रिट्स। ये कौन से आर्टिकल में बताया हुआ है हमें? 226, आर्टिकल 226 में और आर्टिकल 32 में क्लियरली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स गिवन है कि कैसे वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कर सकते हैं या करवा सकते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न्ड लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर नॉन ऑपरेशनल। जहां भी सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि भैया ये पर्टिकुलर लॉ जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और दिस पर्टिकुलर लॉ इज नॉट वर्किंग फॉर द बेनिफिक्ट्री ऑफ कॉमन पीपल, वो हटा सकता है उसको। आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है, इस चीज़ के बारे में हमें बताता है, बोलता है। तो हम क्या देखते हैं? टुगेदर दिस टू प्रोविंसेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं established the Supreme Court as the protector of fundamental rights of the citizen on the one hand and the interpreter of constitution on the others। कि वही डिसाइड कर रहा है कि ये जो पिटिशन आई है ये सही है नहीं है, और वही ये डिसाइड कर रहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा जाए। दोनों काम वही कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि द सेकेंड ऑफ द टू वेज जो अभी हमने बात की जिनके बारे में दे इन्वॉल्व इन जुडिशियल रिव्यूज। जुडिशियल रिव्यूज जब हम करते हैं तो इन दोनों के स्पेशली सेकेंड वाले के बारे में हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस से बात करते हैं। Perhaps we can say the most important power of Supreme Court is the power of judicial review। समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, है ना। जब हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो तब होती ही नहीं थी, जैसे साइबर क्राइम, टेररिज्म, है ना, इतना कोई नहीं था। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे समय के साथ नई चीज़ें ऐड होती चली जा रही हैं, उनको भी ऐड करता जाए। कोर्ट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो उन सारी चीज़ों को ऐड करता जाए। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? इट मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ एंड इफ ही फाइंड द पर्टिकुलर लॉ इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल तो उसको बदल दिया जाए, या जहाँ डिमांड लग रही है हमें कि चीज़ों को ऐड करना चाहिए, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा जाए। अब हम क्या देखते हैं कि इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। Implicity gives the Supreme Court the power of judicial review। जहाँ जहाँ जब रिव्यू होगा तो जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ लॉज को ऐड होने की ज़रूरत है और कुछ को अबॉलिश करने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं अपने आप कर दिया उन्होंने, अपने आप लिख दिया है ना, प्रॉपरली हमारे दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में ही उनको उसको पारित करवाना पड़ता है लॉ बना के, तब किसको, लेजिस्लेटिव की हेल्प लेके, तब ये चीज़ें होती है। बिसाइड दिस हम क्या देखते हैं कि jurisdiction of the Supreme Court in case of federal relation too has the inconsistent with the distribution of powers laid down by the Constitution। कैसे? सपोज करो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स मेक अ लॉ विच अकॉर्डिंग टू सम स्टेट कंसर्न अ सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, है ना, लॉ बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। हमारे तो बिल्कुल क्लियरली डिवीजन है, सेंटर और स्टेट में डिवीजन है ना, अभी ये आपके उसमें आता है या आपकी कैटेगरी में आता है। अब वहाँ स्टेट को क्या लगता है कि ये कुछ लॉ जो इन्होंने बना है वो तो स्टेट लिस्ट में आते हैं, तो वो क्या करेंगे, देन the state can go to the Supreme Court and if the court agrees with them it would declare that the law is unconstitutional, है ना। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि सेंटर ने क्या करा है, सेंटर ने उनके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले किसी चीज़ को टच किया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को सही मानता है, सही पाई जाती है चीज़, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड उस लॉ को कर देता है। तो इसीलिए दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है वो नहीं आती है। अब हम क्या देखते हैं दैट इन दिस सेंस the review power of the Supreme Court includes power to review right or on the grounds that violate the federal distribution of power। तो बता सकता है ना सुप्रीम कोर्ट कि फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, तो आप किसी दूसरे के उसमें इंटरफेरेंस ना कीजिए। द रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू द लॉ पास बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। ऐसा नहीं है कि खाली स्टेट ही सेंटर के ऊपर ही हो सकता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी किन्हीं उन चीज़ों को टच करती है जो कि सेंटर गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आती हैं, तो क्या होगा, सेंटर भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि स्टेट ने ऐसा किया, है ना, तो जो भी अकॉर्डिंगली जो डिसीजन होगा वो दे देगा सुप्रीम कोर्ट। तो हम क्या देखते हैं, टुगेदर द रिट पावर एंड द रिव्यू पावर, दोनों ही जो हैं ऑफ द कोर्ट, दे मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। इन पर्टिकुलर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर। हर चीज़ में हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सामने आता है। सो
दिस इज हाउ कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंट्रोल रखता है कंट्री पर और लोगों के फेवर में, कि कैसे भी द राइट्स विच आर गिवन टू द कॉमन पीपल, उनका वायलेशन जो है वो किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि हमने राइट्स चैप्टर जो पढ़ा था, है ना, सेकेंड चैप्टर राइट्स था हमारा, जब वो हमने पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें मेंशन था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, बहुत सारे राइट्स थे, उसमें से एक हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या कर रहा था? दिस राइट प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर, ट्रेड इन ह्यूमन फ्लैश एंड प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डियस जॉब्स एंड ऑल, है ना, ये पढ़ा था हमने। लेकिन एक क्वेश्चन जो अराइज होता है हमारे दिमाग में कि whose rights are violated? They are approaching to the court. No, they are not approaching court. PIL and judicial activism make it possible for court to consider these violations. इन सारी चीज़ों के बारे में तो कंप्लेंट होती ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल हो पाई PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, कि लोग आने लगे और ये पता चलने लगा। अब सो इससे क्या हुआ? कोर्ट कंसिडर्ड अ होल सेट ऑफ केसेस, द ब्लाइंडिंग ऑफ द jailmates by the police, inhuman working conditions of stone quarriers, sexual exploitation of children and so on। तो बहुत सारी नई चीज़ें निकल के सामने आई और ये पता चलने लगा ये कि किस तरह से हम लोगों को जो डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं या एक मेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लेकर आ रहे हैं, उनकी हेल्प आउट जो है वो कैसे की जा सकती है, ये चीज़ जो है निकल के हमारे सामने आती है। अब जुडिशरी, और अभी तो हम बात कर रहे थे राइट्स और जुडिशरी, है ना, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो कोरिलेट करते हैं। अभी हम बात करेंगे जुडिशरी और पार्लियामेंट, कैसे ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। देखो, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड ऑन द मैटर ऑफ राइट्स, courts has been very active in seeking to prevent subversion of constitution through political practice। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को भी बहुत हद तक कंट्रोल में रखते हैं। कैसे? ये इनका जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है उससे पॉसिबल हो पाता है। जुडिशियल रिव्यू में प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होता है ना, तो इन दोनों को की नज़र में लाया जाता है ना, टू प्रिव्यू द वर्क ऑफ कोर्ट्स। अच्छा, गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हैं वो जुडिशरी के वर्क को भी प्रिव्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि यही सब पर नज़र रखे हुए, जुडिशरी सब पे नज़र रखे हुए, है ना। बहुत हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी इस चीज़ पर काम कर रहा है कि कैसे जुडिशरी जो है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो वही क्रॉस एंड चेक, ये क्रॉस एंड चेक वाला जो फंडा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तीनों जो पिलर्स हैं हमारे आपस में एक दूसरे को क्रॉस चेक करते रहते हैं। तीनों के को ये प्रिविलेज है कि एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसी के साथ साथ तीनों पिलर्स के बीच में क्रॉस एंड चेक बैलेंस भी रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि जहाँ भी किसी भी पिलर को ये लगे कि इनमें से एक कोई गड़बड़ कर रहा है या दो गड़बड़ कर रहा है, वो उसके पास वो राइट्स हैं कि वो उनसे क्वेश्चन पूछ सके। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम आज फेस करते हैं, लेकिन तब वो नहीं थी। लेकिन फिर भी इतने 70 सालों में बहुत मेजर चेंजेस जो हम देखते हैं नहीं मिलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तब से अब तक, है ना। माइनर चेंजेस तो बहुत सारे हुए, लेकिन मेजर चेंज जो है वो कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता है ना। हियर लाइज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड farsightedness of the makers of Indian Constitution, है ना, उनको भी हम
क्रेडिट देंगे कि इतना पहले उन्होंने कितना दूर तक की चीज़ों को सोचा कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और उन सारे प्रोविजंस को उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जिससे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो।